वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम आप डिस्कस कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में क्या? अबे कौन है? हाँ तो बस टीचमेंट को रिसेंट से हटा दो, नहीं तो दूसरा डिवाइस बोलने लगेगा। माइक म्यूट करके बातें कर लिया करो। तो बाइनोमियल थ्योरम में अपना जो नेक्स्ट चल रहा था, कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज़्यादा हुआ तो अपन ने कल मैंने जो आपको बातें बताई थी एक बार और साथ में रख देता हूँ कि कुछ बच्चे वो दिक्कत जा रही थी। और शॉर्ट में कल की क्लास का, क्योंकि कल हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, 2 ही पेज थे मेनली कल, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये बताया है कि आगे से मैं a प्लस बी रेज टू दी पावर n, a प्लस बी रेज टू दी पावर n, इसका जब बाइनोमियल एक्सपांशन लिखूंगा ना तो इसको क्या लिख देंगे अपन, समीशन r फ्रॉम 0 टू n, फिर क्या लिखोगे आप, n c r फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म का पावर। और ये जो r होता है ना यहाँ पर, ये r पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, r की वैल्यू बेटा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n, एंड साथ में NCR का वैल्यू आपको बताया था, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ NCR। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसमें भी आपको बताया था बेटा, फैक्टोरियल का मतलब है जिस नंबर पे फैक्टोरियल लगा होगा, क्लियर, n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दैट मीन्स यदि आप n फैक्टोरियल की बात करेंगे बेटा, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ठीक है। इस तरीके से पहले n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा उसको अपन बोलेंगे n फैक्टोरियल। तो कल मैंने इतनी बातें आपके साथ डिस्कस करी थी, ये n फैक्टोरियल का मीनिंग भी समझा दिया था, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा तो अपन उसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो मैंने फिर आपको tan c3 दो तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया था। tan c3 ये फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करा था, और tan c3 कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आपको शॉर्टकट बताया ना, आप क्वेश्चन में वही यूज किया करो। कैसा बताया था, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा tan c3, यदि आपको tan c3 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे, 10 9 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, 3 to 1, and when we calculate this so we get 120, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से अपन किसी भी सफिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन, तो वो पास्कल ट्राइंगल बताया था, तो पास्कल ट्राइंगल की अब हमको जरूरत नहीं है। आपको कोई सा भी एक्सपांशन, जैसे अब मैं आपसे a प्लस बी पावर 10 पूछ लूं, a प्लस बी पावर 10 पूछ लूं, तो आपको पता है कि सर आप 10 का इंडेक्स बोल रहे हो तो 11 टर्म आएंगे, पहली बात होगी। दूसरा, हर सक्सेसिव टर्म में फर्स्ट टर्म का पावर एक 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 डिक्रीज होगा, और सेकंड टर्म भी आप जानते हो, है ना। और साथ में कोई भी पर्टिकुलर टर्म, जैसे 10c1 आ जाए या 10c2 आ जाए या 10c3 आ जाए या 10c4 आ जाए, ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, इस फॉर्मूला से। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज
जो भी आपको निकालना हो 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C10 तक सारा कुछ इससे निकल के आ जाएगा। तो कहीं पास्कल ट्राइंगल करने की जरूरत नहीं है, अपन इसकी हेल्प से कोई सा भी एक्सपांशन लिखने के लिए कैपेबल हैं अब से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी बाइनोमियल एक्सपांशन। तो उतना बड़ा बड़ा एक्सपांशन नहीं लिख के आगे से हम केवल इतना ही एक्सपांशन लिखेंगे। इतना कल की क्लास में 2 पेज में मैंने आपको डिस्कस किया था। इसमें आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल इतनी बात में है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई भी सवाल आपका हो बेटा पूछ लो। चलिए कोई सवाल नहीं, वेरी गुड। अब चलते हैं अपन इसमें आगे, और आगे अपन डिस्कस करेंगे बेटा जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको इसकी ओरली बता दी हैं वो मैं लिखा भी दे रहा हूं अब आपको। सो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है, गुड मॉर्निंग बेटा मनश्री, प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना बेटा यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ, चाहिए 10C3 कैलकुलेट करना बता दो ना। एक एक कम करके 3 बार लिखेंगे, 10, 9, 8, और फिर नीचे जो 3 लिखा है वहीं से शुरू करेंगे, 3, 2, 1, ठीक है। अब इसको तुम ये बोल रहे हो काटना सिखा दें, 2, 4 जा 8, 1 नो मतलब भावेश पाटिल, 3, 3 जा 9, 4, 3 जा 12, 10 जा 120। समझ गया भावेश पाटिल? अभी और C की जगह 4 होता तो 4, 3, 2। अबे सी की जगह थोड़ी कुछ होएगा, 2 ही नंबर होंगे, या तो 10 बच्चों में से 3 अरेंज करने को बोलेंगे या 10 में से 4 को। तो ये जो सी होता है, सी का मतलब होता है सी फॉर सिलेक्शन, कितना सिलेक्ट कर लें। तो सी कभी भी चेंज नहीं होगा, सी की जगह पर सी रहेगा। समझ गया भावेश? क्या समझ रहा है तुम जब से मतलब तो एकदम ही गन हो रहा। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए रेज टू दी पावर n। ठीक है, x और a लिखने के बजाय a और b लिख लो, क्योंकि अपन a और b पढ़ रहे हैं। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म, y का मतलब 2 होता है, तो 2 जरूरी नहीं है हमेशा x और a ही मिले, a और b भी आ सकते हैं ना। तो अब चूंकि अपन a और b पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने a b लिख दिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ, अब जो मैं आपको बता चुका हूँ ना वो सब मैं लिखा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से ये बात रिवाइज हो रही है। तो बेटा सर सी से सिलेक्शन कैसे? हाँ, ये मैथ्स में यही तो जादू है बेटा, सी फॉर स्पेलिंग में सिलेक्शन आता है, ठीक है। तो आप लोग क्लासें पूरी पूरी किया करो, मैं सब कुछ बताता हूँ क्लास में। सी का मतलब आप बोलोगे सिलेक्शन, सर सिलेक्शन का जो स्पेलिंग एस से शुरू होता है, सी से कौन सा सिलेक्शन होने लगा? तो मैं आपको बताया था, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो एक्चुअली वो जो सी है वो कॉम्बिनेशन वाला सी है और उसका मीनिंग सिलेक्शन होता है, इसलिए अपन वहां पर सी लिखते हैं। तो सी फॉर कॉम्बिनेशन है जिसका मीनिंग सिलेक्शन है, ठीक है। मोहम्मद जुहैब सैयद, ये बता चुका हूं मैं पहले आपको। सर आज कौन सी ब्रांच? तुम बोलो जहां पर वहां पर आ जाएंगे। सर आवाज कम आ रही है। अच्छा, बराबर आ रही है सर। अभी आ जाएगी बराबर। तो ओके ओके ओके। अरे भावेश पाटिल इंदौरा नहीं आएंगे, आज मानकापुर आएंगे। आज मानकापुर में टर्न है हमारा। चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है। जुहैब सैयद, ओह ओह ओके सर, अच्छा ये मोहम्मद जुहैब है। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इस एक्सपांशन की इसकी लिख रहे हैं ना, इस एक्सपांशन की मतलब इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी कट तो नहीं रहा वन। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि
टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना बेटा, n+1 है ना, बताया था। जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स से हमेशा एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो n+1 होते हैं। जैसे 3 का इंडेक्स है तो 4 टर्म आएंगे, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म आएंगे, 10 का इंडेक्स है तो 11 टर्म आएंगे। तो जो भी इंडेक्स होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। पहली खासियत इसकी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज n+1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दूसरी खास बात यह है, सेकंड प्रॉपर्टी इज in every successive term, power of first term is क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है ना। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज डिक्रीजेस बाय 1 and power of second term is increases by 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म का पावर 1 से डिक्रीज होगा और सेकंड टर्म का पावर एक बढ़ेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी बता चुका आपको। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इन एवरी सक्सेसिव टर्म फर्स्ट टर्म का पावर एक कम होता जाएगा, सेकंड टर्म का पावर एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इन ईच टर्म, आपको ये भी प्रॉपर्टी बताइए बेटा, इन ईच टर्म क्या बताया आपको, अभी भी कंफ्यूजन होता है तो आप सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म कर लेंगे। सम ऑफ पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द इंडेक्स। किसी भी स्टेज पे आप देखो, जितने भी टर्म होंगे, हर टर्म में पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर आएगा। चाहे आप एक्सपांशन किसी भी बात का लिख रहे हो, बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ए पे पावर लगा दी, अब भूल गए कि बी पे क्या लगाएंगे। तो आप ये याद रखो कि ए पे और बी पे पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इस तरीके से आप पावर से चेक कर सकते हो कि हमने हर टर्म बराबर सही लिखी है कि नहीं। तो मैं 3 प्रॉपर्टी आपको बताया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन total number of terms n+1. The second property is in every successive term, power of first term is decreases by 1 and the power of second term increases by 1. In each term, sum of powers of first and second term always equals to the index। ठीक है, हर टर्म की फर्स्ट और सेकंड टर्म की पावर का सम जो है वो इंडेक्स के बराबर होगा। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। 2 और लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिर अपन चलेंगे आगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो लिखाना है, इनमें कोई डाउट हो जब तक पूछ लीजिए। दिस इज आवर पेज नंबर फर्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम। और बढ़िया प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट और कॉपी बेटा कंप्लीट करो अपनी सभी लोग, मेरे को चेक कराते रहो बराबर। ठीक है, बार बार हम आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। आपका जब कॉपी कंप्लीट हो जाए तो आके हमको चेक कराते करो। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ बेटा। ठीक है, श्रेया बोल रही हैं सर आवाज कम आ रही है। अच्छा, तो पूरा जोर लगा रहा हूँ बेटा, पता नहीं तुमको आवाज क्यों कम आ रही है। देखो तुम्हारा ईयरफोन वगैरह बराबर लगा है कि नहीं। सर ठीक है, गोरे बोल रहे हैं। चलो अब अपन चलते हैं बेटा फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, है ना। तो इसको एक्सपेंशन को हटा देता हूँ मैं और
बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और आप बराबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना चैप्टर की तो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी जो है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एंड देखिए यहाँ पर बाइनोमियल coefficient of terms equidistance from beginning and last, beginning and last are equal। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि किसी भी एक्सपांशन में बिगिनिंग और लास्ट से जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा बराबर बराबर आते हैं कि नहीं आते। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वही सेकंड लास्ट का होगा, वही थर्ड लास्ट का होगा, वही फोर्थ लास्ट का होगा। तो बिगिनिंग से और लास्ट से जो टर्म्स के कोएफिशिएंट हैं उनको अपन बराबर बराबर बोलेंगे, वो बराबर बराबर आते ही हैं। और चूंकि हमने फिर उनको बाद में किससे रिप्लेस कर दिया था, पास्कल ट्रायंगल में अपन देख रहे थे, जैसे अपन 4 का कोएफिशिएंट इंडेक्स 4 लेंगे तो कोएफिशिएंट क्या बनता है 14641। तो 14641 में 1 1 बराबर है, फिर 4 4 बराबर है, फिर 6 6 बराबर है ना। तो अब आपने इसको 14641 को किससे रिप्लेस कर दिया था, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 से रिप्लेस कर दिया था। तो ये जो 4C0 4C1 4C2 है इन्हीं को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये जो वर्ड लिखा है ना, आप बोलोगे सर ये बाइनोमियल का मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल थ्योरम में जो कोएफिशिएंट आएंगे दे आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्लियर, डन। चलिए, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, इक्विडिस्टेंस टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। मतलब जैसे आप बेटा ये एक्सपांशन लिखते हो, दैट मींस अपना एक्सपांशन क्या लिखते हैं अपन, a प्लस बी पावर n का, a प्लस बी पावर n का एक्सपांशन क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं nc0 a पावर n b पावर 0, फिर क्या लिखते हैं बेटा nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 एंड सो ऑन, चले जा रहे हैं। फिर लास्ट में टर्म आएगी बेटा ncn आती है, उसके पहले वाली क्या आएगी ncn माइनस 1 आएगी, a पे पावर 1 b पे पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या बनेगा बेटा ncn a पावर 0 b पावर n, यही बनता है ना। तो अब आपको जो मैंने बोला है इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई है कि जो भी इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं उन इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट को आप इक्वेट कर दीजिए, बराबर बराबर होंगे। तो मतलब इसके मुताबिक क्या लिखा है मैंने, इसको बोलेंगे बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। nc0 किसके बराबर होगा बेटा, ncn के। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी का दैट मींस nc0 ncn के बराबर होगा, ऐसे ही nc1 ncn माइनस 1 के बराबर होगा, ऐसे ही nc2 ncn माइनस 2 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो किसी भी स्टेज पर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, क्योंकि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी 5 बेटा ये है कि जो मैंने अभी ऊपर बताया वही फिर से लिख रहा हूं कि nc0 nc1 nc2 ncn, ये जितने भी आएंगे ना बेटा आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या बोला था अभी, बाइनोमियल, इन्हीं को बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड आर डिनोटेड बाय C0 C1 C2 C0 C1 C2 Cn
रेस्पेक्टिवली, समझ में आया? रेस्पेक्टिवली, समझ में आया? हाँ, इनको अपन बोलेंगे आगे से बेटा, आगे से मैं क्या बोलूंगा, आगे से मैं NC0 इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं NC0 की जगह पर केवल क्या लिखूंगा, C0, NC1 की जगह पर क्या लिखूंगा, C1, NC2 की जगह पर क्या लिखूंगा, C2। यदि मेरा एक्सपांशन a प्लस बी पावर n है तो ऊपर वाला सफिक्स अंडरस्टूड होगा कि ये n लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो n लिखने की गरज नहीं है, अपन आगे से केवल उसको C0, C1, C2, C3, Cn लिखेंगे। So these are called the binomial coefficient। ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। अब देख लीजिए, these are the 5 properties जो मैं अभी तक आपको बोलते आ रहा था ओरली, अब मैंने उसको लिखा भी दिया है। तो ये बेटा अपने बाइनोमियल एक्सपांशन की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अपन एक बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग और डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड। कोई भी एक्सपांशन आएगा ना बेटा, आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो। कोई भी एक्सपांशन आएगा, जैसे यदि क्वेश्चन में आपको आ गया, यदि स्पेस ये बचा है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन में आ गया, इफ वी हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a माइनस 2b का पावर 5, a माइनस 2b पावर 5, ठीक है? कैसे एक्सपांड करोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली ख्याल क्या आना चाहिए, सर 5 का इंडेक्स है तो 6 टर्म आएंगे, पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई, फर्स्ट टर्म किसको लोगे बेटा, फर्स्ट टर्म a को लेंगे। सेकंड टर्म किसको लेंगे, सर सेकंड टर्म 2b को लेंगे, गलत। सेकंड टर्म किसको लेंगे, सेकंड टर्म माइनस 2b है, विद साइन लिया जाता है, इसको आप बड़ा ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, 6 टर्म्स आएंगे। फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, a, और सेकंड टर्म अपन क्या लेंगे, सेकंड टर्म को हमेशा विद साइन लेना है, तो सेकंड टर्म अपन क्या लेंगे, माइनस 2b। अब इसका एक्सपांशन कैसा लिखोगे बेटा, क्या आती है फर्स्ट टर्म, 5c0, फर्स्ट टर्म पे पावर 5 माइनस 0 और सेकंड टर्म पे पावर 0, ठीक है? फिर 5c1, फर्स्ट टर्म पे पावर 4, सेकंड टर्म पे पावर 1। फिर 5c2, फर्स्ट टर्म पे पावर 3, सेकंड टर्म पे पावर 2। फिर 5c3, फर्स्ट टर्म पे पावर, सेकंड टर्म पे पावर 3। फिर 5c4, फर्स्ट टर्म पे पावर 1, सेकंड टर्म पे पावर 4। और एट दी लास्ट, छठा और लास्ट टर्म 5c5, a पे पावर 0 माइनस 2b पे पावर 5। समझ में आया? अब इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दोगे तो सबकी वैल्यूज बार लिखनी है। तो देखो 5c0 का वैल्यू तो 1 होता है, सफिक्स 0 है तो वैल्यू 1 आती है, और माइनस 2b पे पावर 0 भी 1 ही होगा, है ना? तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। फर्स्ट टर्म बेटा आपका क्या बचेगा, a पावर 5। फिर ये वाला सेकंड टर्म, माइनस पे ऑड पावर है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 5c1 का वैल्यू बेटा 5 होता है, तो 5 2 जा कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। और a पे पावर 4, b पे पावर 1। 5c2 का वैल्यू कैलकुलेट करना बेटा, 5c2 का वैल्यू 5 4 10 आता है, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। और a पे पावर 3, b पे पावर 2। 5c3 का वैल्यू बेटा, आप ये देखिए टोटल 6 टर्म है, पहले 3 के जो कोएफिशिएंट आएंगे वही बाद वाले 3 के आएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी से अपना, है ना? तो अब इसका कोएफिशिएंट देखिए, यहां तक ऊपर गया, कितने टर्म थे, 6। 6 का आधा करोगे तो 3 3 हो जाएंगे, है ना? तो पहले 3 के कोएफिशिएंट आए हैं बेटा कितने, पहले 3 के कोएफिशिएंट आए हैं 1 माइनस 10 और 40, 1 माइनस 10 और 40। अब अगले 3 के क्या आएंगे, 40 माइनस 10 और 1, वहीं से रिवाइज हो जाता है। क्लियर हो गई बात आपको? 1 माइनस 10 और 40, अब अगले वाले क्या बनेंगे, 40 माइनस 10 और 1, यहाँ से यहाँ गए और फिर वहीं से पीछे चले गए, मतलब ऐसा है 1 2 3 3 2 1। क्लियर होगी बात आपको? 1 2 3, जैसे अब 7 टर्म होंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर होगी बात? 1 2 3 4 3 2 1, 7 में ऐसा होगा। 8 में कैसा होगा, 1 2 3 4 4 3 2 1। क्लियर होगी बात? चलिए, सो 1 माइनस 10 40। अब 5c3 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, 5c3 का वैल्यू आता ही वही है, 10 आएगा। 10 को अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? 160 हो जाएगा, 160। और ए पे पावर कितना है? पावर 2। 3 चाहिए क्या बोले बेटा? सर, -2 2। बी पे पावर 3 चाहिए ना? हाँ हाँ, वही मैं लिख रहा था, कुछ गलती हो। वेरी गुड। तो ये कितना आएगा बेटा? सबसे पहली बात तो नेगेटिव आएगा, उसके बाद 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 80। और फिर कितना हो जाएगा? a² b³। आप अपना भी सॉल्व कर लेना। 5c4 का वैल्यू 5 आएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा 80 a⁴ और ये 1 होता है और इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और ये बेटा 32 आता है, तो 32 b⁴ ये इसका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो। एक बात मैं चेक कर लूं। 5c4 5 होता है और ये 16 पंचे, ठीक है। ओके डन। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऐसे बहुत एक्सपेंशन आप भी खुद भी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, स्पीच का कोई डाउट होगा अभी आपके मन में तो पूछिए, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन आप खुद से ऐसे लेके प्रैक्टिस करना, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी मैं क्वेश्चन तो आपको 2 ही दूंगा, असाइनमेंट में या होमवर्क में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आज आपको बेटा एक 25 क्वेश्चन का एपीपीएस आएगा बाइनोमियल थ्योरम पर। यही थ्योरम पर 25 क्वेश्चन का एपीपीएस मैं आपको दूंगा। चलते हैं पेज नंबर 3 पर, ठीक है। रब कर दो उसको, चलते हैं अपन आगे। सर वेट, सर 5th पॉइंट नहीं समझा बेटा। 5th पॉइंट समझने जैसा नहीं है, बस उसको लर्न करना है। 5th पॉइंट में ये बोला है कि ये जो NC0 NC1 है NCN है ना, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और इनकी जगह पर, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा वक्त लगता है, NC0, तो मैंने बोला बेटा NC0 की जगह आगे से हम केवल C0 लिखेंगे, NC1 की जगह हम C1 लिखेंगे, NCN की जगह हम CN लिखेंगे। तो वो केवल लर्न करना है आपको, है ना, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। 5th प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं समझ गया। जैसे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल का मतलब जैसे a + b⁴ हो गया। a + b⁴ के कोएफिशिएंट अपन क्या लिखेंगे बेटा? 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऊपर वाला 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अपन क्या लिखेंगे? c0 c1 c2 c3 c4 c5, खत्म। समझ गया मैं कभी? मयंक, कैन यू सर एक हियर मी? क्वेश्चन एक और बताना। और नीचे वाला क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा, अरे तुम लोग कर लो, चलो इसको हटा देता हूँ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। सर लास्ट में 32 b⁴ आया, लेकिन स्टार्टिंग में a⁴ है। हाँ, तो बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं, कोएफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं। एक बात समझो आप, चलो मैं बताता हूँ एक और, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर सर कर प्लीज देता डोंट ड्रॉप। हूँ। अरे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बेटा ग्रुप में, और पैरेलल नोट करे तो फट से करो जरा, जल्दी से हो जाएगा तो डन बोलने का। तो क्या क्या कमेंट किया है बच्चों ने? ओके, भावेश पाटिल, ओके। सर लास्ट में 32, ये गिरीश बोल रहा है। हाँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो 2 चीजें हैं बेटा, एक चीज आप ध्यान से समझो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, यस सर, डन। बहुत ध्यान से समझना अब मैं जो बोल रहा हूँ। आपका जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर करता हूँ मैं। तो एक तो बच्चों को ये सवाल नहीं समझा है, तो वो सवाल भी हो जाएगा अपना, और दूसरा जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करता हूँ। तो जैसे मान लो वी हैव टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ, सपोज सीधा सीधा मैं ले लेता हूँ a - b⁴, ठीक है। कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला टर्म क्या आएगा बेटा? 5c0
ए पे पावर कितना लगेगा 5 और माइनस बी पे पावर कितना आएगा 0। फिर 5c1 ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 1। फिर क्या आएगा बेटा 5c2 ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 2। फिर क्या आएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5c3 ओके ए पे पावर 2 माइनस बी पे पावर 3 5c4 बी पे पावर माइनस बी पे पावर 1 और लास्ट में 5c5 ए पे पावर 0 माइनस बी पे पावर 5। पता तो नहीं, ठीक है। हाँ सर इतना तो समझ गया। अब जरा आप उसको एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करते हैं तो देखो 5c0 का वैल्यू 1 होता है, ये कितना आएगा बेटा ए पावर 5 आएगा। 5c1 का वैल्यू बेटा कितना होता है 5 होता है। 5c2 का वैल्यू बेटा कितना होता है 10 होता है। 5c3 का वैल्यू कितना होगा बेटा 10 होगा। 5c4 का वैल्यू कितना होगा बेटा, सेकेंड टर्म में माइनस बी टू दी पावर 4 आएगा ना। 3 है, ये 4 है। 5c4 कितना आएगा बेटा 5ab पावर 4 और लास्ट टर्म कितनी आएगी 5c5 1 होता है तो b पावर 5। अब देखिए, अब मैं जो बोल रहा था वो क्लियर हो रहा है आपको कि यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट का कितना आया बेटा 1 1 आया है ना, दोनों 1 1 है। सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट कितना आया बेटा 5 5 आया और फिर थर्ड और थर्ड लास्ट तो 10 आएंगे। तो यहाँ तो सेम आ रहा है, बट यहाँ क्या, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है तो इसलिए बता भी रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा कोएफिशिएंट और एक होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना बेटा 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 they are called binomial coefficients, but 5c0 के साथ यहाँ पर क्या आ गया बेटा, एक नंबर आ गया है ना, नंबर आ गया। तो ये जो बनेंगे अब इसके सामने के नंबर, जैसे 1 -10 40 -80 +80 -32 they are called the coefficients. तो binomial coefficient and the coefficient both are the different things. binomial coefficient अलग बात है, coefficient अलग बात है। binomial किसको बोलोगे, जो NC0 NC1 NC2 NC3 के फॉर्मेट में लिखे हैं, और coefficient किसको बोलेंगे, coefficient बेटा उसको ही बोलेंगे जो आज तक आपने समझा है, आपको आपने पढ़ा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक लिखते थे ax² + bx + c, तो उसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, यही लिखते थे ना आप। तो कोएफिशिएंट जो आप अभी तक समझते हो वही कोएफिशिएंट है। जैसे इस टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1, इस टर्म का कोएफिशिएंट कितना है -10, इस टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 40। तो मैंने प्रॉपर्टी में जो आपको लिखाया है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं, कोएफिशिएंट बराबर होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में भाई आपको बात। तो मैं जो बोला बेटा आपको, मैं ये बोला कि 5c0 5c5 के बराबर होगा, 5c1 5c4 के बराबर होगा, 5c2 5c3 के बराबर होगा, पक्का है ये होगा। लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड कर दोगे तो जो ओवरऑल टर्म्स के कोएफिशिएंट आएंगे वो कोएफिशिएंट बराबर नहीं होते, कोएफिशिएंट डिफरेंट होएगा। ये देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे साइन में डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा साइन में डिफरेंस, क्योंकि हमने माइनस ले रखा है। यदि आप इसी को प्लस ले लेते तो साइन में भी डिफरेंस नहीं आता, तब वो बिल्कुल सेम आता। कहने का मतलब व्हेन यू टेक पॉजिटिव साइन हियर एंड व्हेन यू टेक कोएफिशिएंट ऑफ b 1, मतलब यहाँ पर मैं b का कोएफिशिएंट 1 लूं और यहाँ पर प्लस का साइन लूं, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट बनेगा और उस केस में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनेगा बोथ आर सेम। उस केस में कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होंगे। बट
यदि हम स्लाइटली प्लस की जगह पर माइनस ले लें, तब आप बोलोगे कि सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट साइन में अलग अलग आ रहे हैं, कि फर्स्ट टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहा है और लास्ट टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहा है, दोनों न्यूमेरिकली सेम तो आ रहे हैं लेकिन साइन में अपोजिट आ रहे हैं। और यदि आप यहाँ पर साइन के साथ साथ कोएफिशिएंट भी चेंज करते हैं, मतलब b की जगह मैं 2b ले लूं या 3b ले लूं या 4b ले लूं, तब तो पक्की बात है, तब केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होंगे, कोएफिशिएंट बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल कानों पे जोर लगा के सुनिएगा कि आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जा रहा है कि आपको कोएफिशिएंट बोला जा रहा है। बराबर कौन से होते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये पक्की बात है बेटा कि 5c0 मतलब फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर है, सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेकंड लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर है, थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट थर्ड लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है। ये यहाँ पर होगा ही, ये हर जगह ट्रू है बेटा। बट कोएफिशिएंट्स जो है टर्म्स के, कोएफिशिएंट्स टर्म्स के जो है वो सेम नहीं है। फर्स्ट और लास्ट का जो कोएफिशिएंट है ये बराबर नहीं है। फर्स्ट का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर -5 आ रहा है और यहाँ पर +5 आ रहा है, और थर्ड का तो खैर सेम ही आ रहा है क्योंकि एक मिडिल टर्म नहीं, थर्ड का तो 2 टर्म है ना, सॉरी यहाँ पे भी डबल लगाना है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। और थर्ड में भी आप देख रहे हो ये 10 आया है और ये -10, बराबर नहीं होते। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बराबर है, कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, इसको भी हाईलाइट करता हूं, ठीक है। अब आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात लिखी गई है, किसके एस्पेक्ट में बात लिखी गई है बेटा? पहली वाली बात किसके एस्पेक्ट में लिखी गई है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो दे आर बाइनोमियल, ये हमेशा बराबर ही होंगे। बट ये जो है दे आर ओनली कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं होते। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो। यदि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे वो बराबर आएंगे लेकिन कोएफिशिएंट डिफरेंट आएंगे। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ, तो कोएफिशिएंट बराबर कब हो सकते हैं? कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर कब हो सकते हैं? एक ही सिचुएशन, जब यहाँ पर प्लस साइन हो और b का कोएफिशिएंट भी 1 हो, तो उस केस में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा वो कोएफिशिएंट के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज पर। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो बेटा पूछ लो इसमें। आपका कंफ्यूजन, ये बहुत बच्चों को होता है डाउट कि सर कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है। मैंने आपको बताया बाइनोमियल का मतलब बेटा जिनमें C0, C1, C2 आएगा, जहां पर C लग के आएगा कॉम्बिनेशन वाला C, ठीक है, इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलोगे। लेकिन ओवरऑल उस टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको अपन केवल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नीचे वाली बात तो पहले लिखी थी, तो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है नया। अब एक बात मेरा आप बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन डिस्कस कर रहा हूँ और फिर इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये देखो नोट में आप समझिएगा ये सारी बातें, और नोट में ये रहा पहला नोट। आप जानते हो बेटा a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो? हाँ सर हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। आप बेटा a माइनस बी का स्क्वायर भी जानते हो? हाँ सर ये भी हम जानते हैं, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन है बेटा, इन दो इक्वेशंस को यदि आप ऐड करोगे, यदि आप इन दोनों को ऐड कर दो, करें ऐड? हाँ सर कर दो ऐड। a प्लस बी का स्क्वायर में
ए माइनस बी का स्क्वायर ऐड करो, क्या बचेगा आपके पास? सर ऐड करोगे तो ये 2ab उड़ जाएगा, आपके पास बचेगा सर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो क्या होगा सर, यदि हम ए प्लस बी स्क्वायर में ए माइनस बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें तब हमारे पास सर 4ab पर बचेगा। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर ये तो सही बताया आपने। अब अगली बात, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, फिर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैंने दो रिजल्ट बना दिए, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही बात मैं a प्लस बी पावर 4 के साथ लिख रहा हूँ। दूसरी बात करता हूँ एक बार, दूसरी बात, सेकंड रिजल्ट देखिएगा बेटा, सेकंड रिजल्ट देखो। अब मैं ये कर रहा हूँ a प्लस बी पावर 4 के साथ, a प्लस बी पावर 4 का एक्सपांशन कितना होता है ये आपको लिखाया गया है। सर ए प्लस बी पावर 4 का एक्सपांशन आपने लिखाया है a पावर 4 फिर प्लस 4a क्यूब b फिर 6a स्क्वायर b स्क्वायर फिर 4ab क्यूब और एट दी लास्ट b पावर 4 लिखा है ना आपने। अब यदि मैं a माइनस b पावर 4 आपको बोलूंगा, a माइनस b, तो बिल्कुल यही आएगा, बस क्या होता है इसमें अल्टरनेट साइन पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, फिर दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर तीसरा पॉजिटिव आएगा, फिर चौथा नेगेटिव आएगा, फिर पांचवा पॉजिटिव आएगा, करके देख लें, ठीक है। हाँ सर ये बेटा पावर 4 हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड करो, व्हेन वी ऐड दीस टू, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, व्हेन वी ऐड दीस टू, यदि आपने इनको ऐड किया तो a प्लस बी पावर 4 में मैं a माइनस बी पावर 4 को यदि ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा, अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, a पावर 4 में a पावर 4 ऐड हो जाएगा, फिर ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा और फिर ये b पावर 4 आएगा। और यदि कहीं आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 4a क्यूब b और आपको मिलेगा 4ab क्यूब। समझ में आया? ये दो चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये दो चीजें लिखी हैं। ऊपर वाले को भी ऐसे ही लिख देता हूँ। तो बेटा आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी स्क्वायर में a माइनस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा a प्लस बी स्क्वायर में a माइनस बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2ab प्लस 2ab 4ab, ठीक है। ये है दो रिजल्ट, ये है दो रिजल्ट। अब मैं ऐसे ही 6 वाला भी कर सकता हूँ, ऐसे ही, मतलब इवन पावर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इंडेक्स मेरा क्या है 2 लिया, फिर मैंने इंडेक्स 4 लिया, फिर मैं 6 ले सकता हूँ, फिर 8 ले सकता हूँ। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें बता रहा हूँ भाई। अभी तक तो आपने ये सीखा है कि यदि इंडेक्स मेरा जो भी रहा, जैसे यहाँ पर 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म आएंगे, 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म आएंगे, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म आएंगे, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म आएंगे। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, या फिर इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे। मतलब कहने का जो है वो ये है कि अभी तक मैं आपको केवल ये बता रहा था कि a प्लस बी पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि a प्लस बी पावर n प्लस a माइनस बी पावर n के इन दोनों के सम में कितने टर्म्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n या a माइनस बी पावर n। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ ये कि मैं यहाँ पर अब बेटा आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा केवल इतना होता तो आप बोलते सर n प्लस 1 टर्म्स है। मैं पूछता कि इसमें कितने टर्म्स होंगे तो आप बोलोगे n प्लस 1 टर्म्स है। लेकिन मैं यदि अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया, अब आपसे पूछा कि बेटा बताओ कितने टर्म्स होंगे, समझ में आ रही है बात। या फिर
मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दिया। अब आपसे पूछा कि कितने टर्म्स होंगे। सो नाउ नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन दिस n, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इन एक्सपांशन में, ये n पे डिपेंड करते हैं। n मतलब इंडेक्स पे। अब इंडेक्स आपका या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो पावर आपको दी है, ये पावर आपको या तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मतलब इवन दे सकते हैं, या फिर ये पावर आपको ऑड दे सकते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको इवन वाले केस बता रहा हूँ। तो अपना ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं आपको, और ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं ना, ये यहीं से निकाले। पहले उन्होंने मैथमेटिशियन ने क्या किया, पहले 2 वाला लिया, फिर 4 वाला लिया, फिर 6 वाला लिया, फिर 8 वाला लिया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व करा। अब आपको मैं ऑब्जर्व कराता हूं, आप मेरे को बताना। यदि मैंने 2 का इंडेक्स, और मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैंने 2 का इंडेक्स लिया है और मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कितने टर्म बने बेटा? 2 का इंडेक्स है तो कितने टर्म बने? 2, 1 और 1 2। 4 का इंडेक्स लिया है और प्लस साइन ले रहा हूँ, तो कितने टर्म बने? 1, 2, 3। मतलब यदि 2 का इंडेक्स है तो 2 टर्म्स बने। 4 का इंडेक्स है तो कितने टर्म बने? 4 का इंडेक्स है तो 3 टर्म बने। यदि 6 का इंडेक्स लोगे, इफ यू टेक 6 का इंडेक्स, तो 6 का इंडेक्स लोगे तो 4 टर्म्स आते हैं। 8 का इंडेक्स लोगे तो 5 टर्म आएंगे। 8 का इंडेक्स लोगे तो 5 टर्म आएंगे। 10 का इंडेक्स लेके देख लेना आप। 10 का इंडेक्स लेके देख लोगे तो 10 का इंडेक्स लोगे तो 6 टर्म आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फॉर्मूला बना? कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी? मतलब मैं 2 का इंडेक्स ले रहा हूँ तो 2 टर्म, 4 का इंडेक्स ले रहा हूँ तो 3 टर्म्स, 6 का इंडेक्स ले रहा हूँ तो 4 टर्म्स, 8 का इंडेक्स ले रहा हूँ तो 5 टर्म्स, 10 का इंडेक्स लूंगा तो 6 टर्म्स। तो कोई फॉर्मूला है आपके पास कि यदि n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ये n की वैल्यू है, ये बताने हैं आपको नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो 2 आ जाए, n का वैल्यू 4 डालूं तो 3 आ जाए, n का वैल्यू 6 डालूं तो 4 आ जाए, n का वैल्यू 8 डालूं तो 5 आ जाए, n का वैल्यू 10 डालूं तो 6 आ जाए? 2 + 1 क्या बोले बेटा? n/2 + 1 वेरी गुड n/2। हो क्या रहा है, इसका आधा करके एक ऐड हो रहा है। 2 का आधा करोगे 1, 2 का आधा करोगे 1, और 1 में 1 ऐड करोगे 2। 4 का आधा 2, 2 + 1 3। 6 का आधा 3 + 1 4। 8 का आधा 4 + 1 5, और 10 का हाफ 5 + 1 6। तो जब यदि यहाँ पर प्लस साइन है तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। और माइनस वाले में क्या होता है बेटा? माइनस वाले में क्या होता है? माइनस वाला मतलब ये वाला। अब मैं टिक इस पे लगाता हूँ। तो 2 का इंडेक्स था तो 1 टर्म बना, फिर 4 का इंडेक्स था तो 2 टर्म बने, मतलब 2 का इंडेक्स था तो 1 टर्म बना, 4 का इंडेक्स था तो 2 टर्म बना, 6 का लोगे तो 3 बनेगा, 8 का लोगे तो 4 बनेगा, 10 का लोगे तो 5 बनेगा। बताओ क्या है फॉर्मूला? n/2 खत्म हो गया, n/2 है ना, n/2। ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले। ये केवल किसके लिए हुआ बेटा? ये हुआ जब इंडेक्स आपका इवन था। आप करके देख लेना। तो आपको हर बार कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इतना थोड़ी करोगे। जैसे मैं a + b ^ 100, मैं अभी क्वेश्चन क्या दिया? a + b ^ 100 और a - b ^ 100, यहाँ पर दोनों की जगह 100 डाल दिया। तो अब हम थोड़ी ना 101 टर्म लिखेंगे और 101 टर्म लिखेंगे और ऐड करके देखेंगे। उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको बताया बेटा, 2 बातों पे डिपेंड करेगी बात कि इंडेक्स आपका इवन है कि ऑड है। यदि इंडेक्स इवन है तो प्लस के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n/2 + 1, माइनस के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n/2। ठीक है, किस तरीके से निकाले वो मैंने आपको बताया अभी तरीका। अब मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा के दूंगा अगले पेज पर। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना नोट कर लो। इसकी जरूरत क्या थी वो मैंने आपको बताई, क्यों मैंने आपको ये लिखाया है। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको अगले पेज पर लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर पेज नंबर 4, और इसका आप स्क्रीनशॉट लो
मैं अगले पेज पर, ये मैंने इवन के लिए एक्सप्लेन किया बेटा, ऐसे ही ऑड के लिए भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अब अपन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। चलते हैं पेज नंबर 5 पर, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। देखो बेटा ध्यान से, सर एक मिनट। हो गया, कर दूं रब? हाँ सर। तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डाल लो बेटा जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ a प्लस b पावर n प्लस माइनस a माइनस b पावर n। ठीक है, तो मैंने आपको जो हेडिंग बताई है पहले, इसके पहले वाले पेज पर इस हेडिंग का मीनिंग समझा दिया है। अब ये हेडिंग आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन, ठीक है। इसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैं एक्सपांशन लिख देता हूँ दोनों, यहाँ पर मैं अपने एक्सपांशंस लिख रहा हूँ। क्या क्या एक्सपांशन है बेटा मेरे पास? दो ही बातें हैं, या तो a प्लस बी पावर n प्लस साइन होगा, या फिर a प्लस बी पावर n माइनस। दो ही चीजें है ना मेरे पास। हाँ सर, दो ही चीजें। ये हमारे पास एक्सपांशन हो गए बेटा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि जब n आपका इवन होगा, व्हेन n इज इवन, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जब n हमारा ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया, कंप्लीट भी हो गया टेबल। ठीक है, डन। ये है टेबल, तो नीचे जा रहा है। चलते हैं, अभी भी थोड़ा नीचे ही है, कर लेना। तो अब क्या है बेटा, फॉर्मूला अभी आपको बताया, पर वो लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले। तो क्या बताया है, रेड कलर से लिखते हैं। तो मैं इवन की बात बता दिया था, अभी इवन वाले दोनों बताया ना। इवन वाले में क्या बताया बेटा, जब प्लस का साइन आएगा तो क्या होगा, n/2 + 1, और जब माइनस का साइन होगा तो क्या आता है, n/2। ये दोनों समझा दिया था आपको। और ऑड वाले में क्या होता है, ऑड वाले में आपको यदि करके देखना है तो कोई भी एग्जांपल लेके ऑड वाला मैं बता देता हूँ आपको। जैसे a + b पावर 3 ले लोगे बेटा, a + b पावर 3 ऑड इंडेक्स लिया है, तो कितने टर्म्स आएंगे, a³ + 3a² + 3ab² + b³। अब इसमें बेटा a - b³ को a - b³ जब लिखोगे तो अल्टरनेटिव साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, बस इतना ही फर्क। तो व्हेन वी ऐड दीज टू, जब बेटा अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड दीज टू, तो एडिशन मतलब a + b का पावर 3 और a - b का पावर 3, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कितना आता है बेटा। और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब a + b पावर 3 में से a - b पावर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट साइन वाले ऐड होके आ जाएंगे। तो यदि ऐसा बनेगा ऑड के केस में, तो
फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला इतना सिंपल सा हो गया सर, इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला n+1/2 और n+1/2। मतलब ऑड के लिए फॉर्मूला प्लस और माइनस के लिए सेम है, इवन के लिए बस थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, मैंने सब वेरीफाई करके बता दिया, आप इसको नोट कर लो। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ लो। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रकार के सवालों का आंसर आपको दे देगा। भाई इंडेक्स या तो मैं इवन दूंगा आपको, या इंडेक्स में ऑड दूंगा। अब मैं आपको या तो दोनों के बीच में प्लस करके दूंगा, या फिर दोनों के बीच में माइनस करके दूंगा। तो चारों पॉसिबिलिटीज आ गई। प्लस के लिए इवन ऑड का केस मैंने लिख दिया, और माइनस के लिए भी इवन ऑड का केस मैंने लिख दिया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट के तौर पे यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पावर 100 और x माइनस a पावर 100, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 51। ठीक है, खत्म हो गया 51। इसका भाई इवन आएगा तो आधा करना, ये तो पक्की बात है। अब आधा करके 1 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन। यदि प्लस साइन है तो 1 ऐड कर दो, माइनस साइन है तो वैसे ही छोड़ दो। तो आधा तो करेंगे, 50 + 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई झुठला नहीं सकता, आप हमेशा सही होगे। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए, आप कोई डाउट होगा तो। सो दिस इज अवर टुडेज हेडिंग, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में आप किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। सर ऑड के लिए दोनों सेम रहता क्या? ऑड के लिए दोनों सेम आएगा बेटा। मैंने ऊपर एक एग्जांपल 3 वाला आपको करके दिखाया। आप 3 की जगह बेटा 5 ले लो। तो 5 में एक्चुअली क्या होता है भाई, 5 का इंडेक्स लेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे। 6। 6 टर्म्स, हाँ 6 टर्म्स में साइन कैसा होगा? 3 का साइन पॉजिटिव होगा, 3 का साइन नेगेटिव होगा। तो जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव वाले कट जाएंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम साइन वाले कट जाएंगे, अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे। तो हमेशा बात वही बनेगी, आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आधा करने के लिए अपन क्या करेंगे, +1 करके बाई 2 कर देते हैं। तो दोनों के लिए, चाहे इवन हो चाहे दोनों के लिए, ऑड के केस में चाहे प्लस साइन हो या फिर माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा, जैसे मैं यदि यहाँ पर 5 का इंडेक्स लेता, 5 का इंडेक्स लेते, 3 का इंडेक्स लिया तो 4 टर्म्स आए, 5 का इंडेक्स लेंगे तो 6 टर्म्स आएंगे। 6 में 3 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे। यदि आप 7 का इंडेक्स लोगे तो 8 टर्म आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे। तो हमेशा n+1/2 होता है फॉर्मूला। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ ले रहे होगे सब। चलें हम अपन आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। ये होमवर्क में आपको छोड़ जा रहा हूँ। ठीक है, आपका सॉल्व करके आप मेरे को सबमिट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद असाइनमेंट में या तो कल मैंने दे रखे हैं या आज के असाइनमेंट में आपको आएगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ √2 + 1/6 प्लस √2 - 1/6, और इसी का भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1/6 और यहाँ पर √2 - 1/6। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने, ये आपको होमवर्क में है। बाकी जो अभी थ्योरी बेटा आपको बताई, उस थ्योरी से इस क्वेश्चन का आंसर यदि हमको करना है
तो यदि मैं इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछता तो इवन इंडेक्स है, प्लस का साइन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में कितने आएंगे? 6/2 मतलब 3 और 1 4। तो पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 आएंगे, यहाँ लिख दो 4 टर्म्स आएंगे, है ना। ये अपन ने अभी थ्योरी पढ़ी थी, उसके मुताबिक मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। और यदि माइनस साइन है तब तो 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अब आपको इसकी वैल्यू बताने की, टोटल एक्सपैंड करके आंसर कितना बनेगा वो आपने बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सर संडे टेस्ट टॉपिक क्या है बेटा? संडे टेस्ट में कंप्लीट प्रोग्रेशन आएगा आपका, एपी जीपी एचपी एजीपी मिसलेनियस कंप्लीट प्रोग्रेशन आएगा, और उसमें से 7 से 8 सवाल बाइनोमियल थ्योरम के रहेंगे, ठीक है। मतलब दोनों ही आ रहे हैं। प्रोग्रेशन कंप्लीटली, प्रोग्रेशन का वेटेज ज्यादा है, 60% वेटेज प्रोग्रेशन को दिया है, और 40% जो है वो बाइनोमियल थ्योरम को दिया सर 7 से 8 इसके भी रहेंगे ना बट? हाँ हाँ, इसके भी रहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। सो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय बेटा, ओके बाय बाय बेटा, Hi, sir. बाय बेटा, बाय, गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग, बाय।